Hello, good morning, friends. How are you? I hope you all will be fine. And I am here to continue my next class, the second phase of Stone Age. लास्ट स्टोन एज के वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमें स्टोन एज के जो 3 पार्ट्स हमने क्लासिफाइड किए हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उनमें मनुष्य ने क्या क्या नई चीज़ें की, क्या क्या खोजें की और उसका हमें क्या एविडेंस मिला है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब जो हमारा सेकेंड फेज़ है उसमें हम ऑलमोस्ट स्टोन एज को कंप्लीट कर देंगे। तो स्टोन एज में और भी नई क्या चीज़ें मिली हैं और इन नई चीज़ों के कहाँ कहाँ वो जगह हैं जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पाषाण काल में मनुष्य ने और क्या चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में एक्सेप्ट करके एक नया ह्यूमन कल्चर, एक नया ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप किया। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर। पाषाण काल हम सब पढ़ चुके हैं, आग की खोज हुई और चूँकि टाइम पीरियड बहुत लंबा था, उसके बाद एक मेसोलिथिक एज आता है यानी मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल को हम एक माइक्रोलिथ नाम भी देते हैं। ये एग्ज़ाम में आपके आ सकता है क्वेश्चन कि माइक्रोलिथ किस एज को कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल। और क्यों कहते हैं ये मैं बता देती हूँ। क्योंकि आग की खोज के बाद मध्य पाषाण काल में जब मनुष्य ने छोटे छोटे हथियार बनाना शुरू किया, तो उन छोटे हथियार को बनाने की वजह से, चूँकि छोटी चीज़ों को हम माइक्रो बोलते हैं और पाषाण मतलब पत्थर, तो माइक्रोलिथ एज नाम दिया गया। अब थोड़ा सा हम पहले वीडियो से कुछ चीज़ को कनेक्ट करते हैं ताकि आपको ये आराम से समझ में आ जाए। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो अंत्येष्टि प्रोग्राम है वो हमारा मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हो गया था। उसी तरह से जो खेती का हमें साक्ष्य मिला है या पशुपालन का जो व्यवस्थित सिस्टमैटिक साक्ष्य मिला है वो हमें नवपाषाण काल में मिलता है। लेकिन अगर हम सिस्टमैटिक की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अनसिस्टमैटिक तरीके से या एक अनप्रॉपर वे से, इम्प्रॉपर वे से ये स्टार्टिंग तो मध्य पाषाण काल में हो चुकी थी। जैसे कि खेती के बारे में हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, उसी तरह से व्यवस्थित ढंग से खेती मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हो गई थी। अब क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि मनुष्य ने पाषाण युग के किस काल में अव्यवस्थित ढंग से खेती करना शुरू किया था? तो आंसर है हमारा मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण हमें कैसे पता चलेगा कि मध्य पाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से खेती शुरू हो गई थी? तो 3 स्थल मिले हुए हैं, जिसमें से पहला हमारा आदमगढ़ है जो कि एमपी में है, दूसरा बागौर राजस्थान में है और तीसरा सराय बहादुरगढ़ यूपी में है। मैं थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि लाशों का ढेर बागौर से मिला है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। बागौर इज़ नॉट राइट आंसर, ये मैं आगे बताऊँगी आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बागौर राजस्थान से हमें अव्यवस्थित खेती का साक्ष्य मिला हुआ है। ये अव्यवस्थित खेती को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि हम लोग अपने गार्डन में गार्डनिंग करते हैं, तो कई सारे गमले हैं, किसी में तुलसी बो दिया, किसी में कोई वेजिटेबल्स लगा दिया, किसी में शो प्लांट लगा दिया, किसी में फ्रूट्स का लगा दिया, मतलब ऐसा ऐसा जो जो हमें जैसा बीज मिला हमने वैसा लगा दिया। बट अगर हम उसको थोड़ा सिस्टमैटिक कर दें कि एक रो में प्रॉपर शो प्लांट लगाएं, एक रो में प्रॉपर वेजिटेबल्स लगाएं, एक रो में प्रॉपर फ्रूट्स लगाएं, एक रो में फ्लावर्स लगाएं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये सिस्टमैटिक जो गार्डनिंग है उसका एक एविडेंस है। जस्ट लाइक इन नियोलिथिक एज की हम बात करें तो नियोलिथिक एज में ऐसे ही खेती शुरू हो गई थी। कैसे? व्यवस्थित ढंग से। तो हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि व्यवस्थित ढंग से जो खेती है उसका हमें प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है, जो कि अब पाकिस्तान में है, सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच में। और 7000 BC में इस बात का ये हमें प्रमाण देता है कि उस टाइम पर मेहरगढ़ से एक सिस्टमैटिक खेती का साक्ष्य मिल चुका है। बट जो यूपीएससी का नया रिसर्च है, यूपीएससी का जो एक नया खोज आया है, उसमें ये बात बिल्कुल नकार दी गई है कि उसमें ये कहा गया है कि एक नया हमें और एविडेंस मिला है, एक नई जगह मिली है जो इससे भी ज़्यादा प्राचीन है। तो वो नाम लहुरा देव है, यूपी के यूपी के प्रतापगढ़ में। हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यूपी में प्रतापगढ़ एक जगह है जहाँ लहुरा देव से हमें ये बात पता चली है कि कृषि का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो 8000 BC में मिला था। कब? प्रतापगढ़ में,
नाम क्या है उसका? लहुरादेव, यूपी में। तो यूपी एग्जामिनेशन का आप कोई भी यूपी स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखना ही चाहिए कि ये आएगा ही आएगा। एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप किसी लोअर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी लोअर जॉब का तैयारी कर रहे हैं, सी ग्रेड, डी ग्रेड, तो उसमें स्टोन एज से क्वेश्चन नहीं आता है। मोस्टली आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करता है और मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जब हम प्रॉपर किसी सब्जेक्टिव वे में तैयारी करते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में डीप पढ़ना चाहते हैं, या टीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं, पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स में स्टोन एज आता ही आता है। तो जब हमें पढ़ना ही है तो क्यों ना स्टार्टिंग से पढ़ें। इसलिए मैं स्टोन एज पे इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। आगे से नेक्स्ट क्लास से मैं आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू कर दूँगी, तो चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे आपको और समझ में आने लगेंगी। तो ये हमारा हो गया व्यवस्थित ढंग से खेती का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ और लहुरादेव। अब नवपाषाण काल में और भी कई चीज़ों की खोज हुई, जैसे कि पहिया बनाना मनुष्य ने शुरू कर दिया था, मनका बनाना शुरू किया था। अच्छा, पहिया जब बनाना शुरू किया, जो कुम्हार का चाक होता है उसके थ्रू मिट्टी के अलग अलग शेप में बर्तन बनाए, खेती का हमारे पास प्रॉपर एविडेंस मिलता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, जब खेती शुरू हुई होगी तो सीधी सी बात है अनाज हुआ होगा। जब अनाज घर आया तो उसको हम कहाँ रखेंगे? तो उस चीज़ को रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत हुई। अब बर्तन मिट्टी से बनाए जाते थे, पहले मेटल तो उस टाइम तक खोजा ही नहीं गया। तो मिट्टी का जो बर्तन, ये जिसको हम मनका मतलब घड़ा बोलते हैं आज के टाइम पे, मनका एक मिट्टी का बड़ा सा घड़ा बोल सकते हैं। उसके एक प्रॉपर वर्ड आया है मृद भांड। मृद भांड। अच्छा, हिस्ट्री में कुछ वर्ड ऐसे हैं ना जो आपको इतना कंफ्यूज करते हैं कि आपको लगेगा बाप रे कितना टफ वर्ड है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम में वो वर्ड देख के ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना टफ क्वेश्चन आया। पर अब थोड़ा सा अगर उसको ध्यान देंगे कि क्या कहना चाह रहा है तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मृद भांड। तो मृद भांड का जो स्टार्टिंग है वो हमें नवपाषाण काल में मिलता है, यानी मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े बर्तन। अब मृद भांड को कलर किया गया। कलर मतलब पहले तो लाल, हरा, पीला ऐसे तो कोई रंग नहीं होते थे। तो जो गेरू होता है, आप सब जानते होंगे, गेरू गांव में भी यूज़ होता है। तो वो मिट्टी के कलर का, ब्राउन कलर का होता है। उससे उन्होंने उसको थोड़ा सा पेंट कर दिया ताकि जो मिट्टी है उसका कलर ना उतरे, और पेंट कर दिया तो कलरफुल हो गया और उसको नाम दे दिया गेरू वर्णीय मृद भांड। तब क्वेश्चन हमारा आपका क्या पूछा? आप सोचो नाम कितना टफ है, गेरू वर्णीय मृद भांड। लेकिन अगर आप समझ गए, गेरू मतलब पेंट, वर्णी मतलब रंग, गेरू मतलब गेरू एक कलर है, और मृद भांड मिट्टी का बना हुआ बर्तन। तो गेरू वर्णीय मृद भांड का साक्ष्य हमें हस्तिनापुर से मिला है, जो कि प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में है। हस्तिनापुर से आप सब परिचित होंगे कि हस्तिनापुर, अगर किसी ने भी महाभारत देखी या सुनी है तो सब जानते होंगे हस्तिनापुर क्या था और किससे रिलेटेड है। अब हमारा ये चीज़ें, ये मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम में अगर आया, आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए कि क्या हमसे पूछा जा सकता है। ऐसे तो किताबें आप पढ़ेंगे तो भरा पड़ा है, स्टोन एज बहुत लंबा है, आप उसको जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, जो आपको आना ही चाहिए, एक जो रिलेवेंट नॉलेज है स्टोन एज का, वो मैं आपको दे रही हूँ। अब जो नवपाषाण काल है उसको हम मेगालिथ भी कहते हैं। मेगालिथ क्यों कहते हैं? ये सारे वर्ड मैं जो बता रही हूँ आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि हो सकता है शायद ऐसे सुनने में स्किप हो जाए आपके दिमाग से। तो अगर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। मेगालिथ क्यों कहते हैं? मेगा मतलब जब कोई चीज़ चारों ओर से बहुत बड़ी होती है। ऐसे तो हम लॉर्ज, टॉल वर्ड यूज़ करते हैं तो या तो वह लंबाई में होता है या वाइडनेस में होता है, लेकिन अगर हम बात जब चारों ओर से कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है उसको हम मेगा बोलते हैं। और लिथ मतलब पाषाण, मेगालिथ। अब क्यों कहा जाता है ये भी मैं बता दूं। मेगालिथ जो टाइम पीरियड है उसमें एक जगह है दमदमा, जो प्रेजेंट टाइम में यूपी में है। वहाँ पर 40 से 50 और भी ज़्यादा हो सकता है अस्थियों का कंकाल यानी शव के ढेर मिले हुए, यानी एक साथ इतने सारे लोगों को दफनाने का या जलाने का एविडेंस मिला है। तो उसको लाशों का ढेर, जो मैंने बोला था आपको आगे डिस्कस करूँगी, ये वही क्वेश्चन है। लाशों का ढेर हमें दमदमा से मिला है जो कि यूपी में है।
और दमदमा से ही रिलेटेड एक और आंसर है यूपी का कि हड्डियों का जो औजार, अच्छा हुआ क्या था जब शव कंकालों को दफनाया जाने लगा तो कुछ टाइम बाद वो हड्डियां बन गया। अब उनका किया क्या जाए, जब तक मेटल खोज नहीं हुआ तब तक उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों से, पत्थर से, हड्डियों से ही अपना लाइफस्टाइल का काम चलाया। अब जो हड्डियां मिली उसका उन्होंने औजार बनाना शुरू किया। तो उस हड्डियों के जो औजार का एविडेंस है वो हमें महदहा में मिलता है, जो कि यूपी में ही है। तो यूपी से रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चन हड्डियों से ही रिलेटेड है कि सीधी सी बात है, कंकाल मिला है तो हड्डी होगी। तो दमदमा से एक साथ कई सारी लाशों का ढेर या कई सारे लाशों का एविडेंस जो हमें मिला है वो दमदमा यूपी से है। और अगर हम बात करें कि हड्डियों के बने हुए औजार हमें कहाँ से मिले हैं, तो हमें महदहा यूपी से मिला है। ये जो 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज की, आपको बहुत दिमाग में रखना है। और अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, स्पेशली यूपी का देने जा रहे हैं, तो आपको यूपी के वो सारे स्पॉट के बारे में पता होना चाहिए जहाँ से हमें स्टोन एज के या किसी और, अभी आगे हम नया हिस्ट्री के और भी पार्ट पढ़ेंगे, उनका कोई अगर स्थल मिलता है तो यू शुड वेरी वेल नो अबाउट दैट। जैसे कि एक नाम मैंने आपको बताया कि बागौर राजस्थान से अव्यवस्थित खेती का एविडेंस मिला है मेसोलिथिक एज में, तो वो आपका, अगर आप राजस्थान पीसेस का या राजस्थान का कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वो आंसर बहुत ही बेनिफिशियल है। अब हम थोड़ा सा अगर मैप को इमेजिन करें, एक्चुअली आगे का क्लास में वाइट बोर्ड पे लूँगी तो आपको चीज़ें थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी। आप अगर मैप अपने दिमाग में अज्यूम करें तो मैप में जो सबसे, इंडियन मैप है, सबसे ऊपर का हिस्सा जहाँ पर कश्मीर है, तो कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, जहाँ से हमें गर्तावास मिला है। अब फिर आप कंफ्यूज होंगे गर्तावास क्या होता है, तो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उसे गोडाउन, गोडाउन तो सब जानते होंगे। गर्तावास मतलब ज़मीन के अंदर रहने के लिए आवास। तो उस टाइम का मनुष्य ऐसे ही घर बनाता था, आज की तरह तो घर नहीं होते थे। तो ज़मीन के अंदर रहने के लिए जो आवास है वो गर्तावास बोलते हैं। और उसी गर्तावास से कुत्ते के साथ भी दफनाए जाने का एविडेंस मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है और आपको बहुत ध्यान से पढ़ना भी चाहिए कि पूछा जाता है कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाए जाने का। इससे 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाए जाने का एविडेंस कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम। कब, स्टोन एज की बात कर रही हूँ, अभी आगे तो हम गए ही नहीं हैं, स्टोन एज। और अगर पूछा जाए कि गर्तावास का एविडेंस हमें स्टोन एज में कहाँ से मिला है, तो भी हमारा आंसर कश्मीर ही होगा। अब मैप में थोड़ा सा नीचे आइए, मध्य भारत में एमपी के बारे में हम लास्ट पीरियड में, लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एमपी में जो अव्यवस्थित खेती का साक्ष्य है वो आदमगढ़ से मिला है, जो कि एमपी में है। और भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं, रायसेन जिला में है, जो चित्रकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, जहाँ पर आपका गुफा चित्र भी है, शैल चित्र भी है। और जो चित्र का टाइप है वो भित्ति चित्र है, मतलब दीवार पर पेंटिंग या दीवार पर चित्र मिले हुए हैं। अब थोड़ा उत्तर भारत की तरफ आते हैं। उत्तर भारत में यूपी के हमने आपको सारे स्थल के बारे में बताया, जिसमें एक मैं और बता देती हूँ कि चावल का जो साक्ष्य मिला है वो भी यूपी से ही मिला है, कोल्डेहवा, जो प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद में है। बाकी हम आपको दमदमा, महदहा, ये सारी बातें बता चुके हैं जो कि यूपी में है। लहुरा देव, जो कि लेटेस्ट हमें मिला हुआ है कृषि का नवीनतम साक्ष्य यूपी से। थोड़ा सा नीचे और आते हैं बिहार में। बिहार में चिरांद एक जगह है जहाँ से सारण, चिरांद सारण एक जगह है जहाँ से हमें खेती का साक्ष्य मिला हुआ है। और थोड़ा सा अब थोड़ा नीचे आते हैं साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु, नीचे का जो हिस्सा है मैप में देखेंगे आप, ऐसा ट्रायंगल जैसा बना है। तो मद्रास में, चेन्नई में एक जगह है पल्लवरन, जहाँ पर मनुष्य की खोपड़ी के कंकाल मिले हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम, ये बहुत पूछा जाता है। मनुष्य की, देखो हड्डियों से रिलेटेड कितना क्वेश्चन बना हुआ है, लाशों का ढेर है, औजार बने हैं, मनुष्य की खोपड़ी का कंकाल कहाँ मिला, बट डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। मनुष्य की खोपड़ी का कंकाल की बात करें तो वो हमें पल्लवरन, चेन्नई, मद्रास से मिला है, ठीक, जो कि तमिलनाडु में है। अब तीनों चीज़ों के पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। इनके बारे में क्या क्या हुआ, कहाँ से हमें कौन से स्पॉट मिले हैं, क्या किन चीज़ों की खोज हुई, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और अब मैं थोड़ा सा, अगर ताम्र पाषाण काल का मैंने इंट्रो भी दिया था आपको, उसको चिलकोलित काल कहते हैं, क्योंकि तांबा जो एक कॉपर धातु है उसको
खोज लिया गया था और स्टोन एज तो चल ही रहा था, तो उसको तांबे और पाषाण को एक साथ इंक्लूड करके एक नया चरण चला जिसको चिल्कोलिथ या ताम्र पाषाण काल नाम दिया गया। अब एक इतिहासकार हैं क्रिश्चियन थॉमसन, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहूँगी। क्रिश्चियन थॉमसन ने हिस्ट्री को धातु के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स, जब स्टार्टिंग का मैंने क्लास लिया था तो बताया था हिस्ट्री को 3 भागों में 3 टाइम पीरियड में क्लासिफाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल जिसका हमारे पास रिटर्न में कोई भी एविडेंस नहीं है। ठीक, अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक कि जिसका हमें रिटर्न एविडेंस मिला तो है पर उसको अभी तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और ऐतिहासिक मतलब वहाँ से हमें लिखने के या राइटिंग्स के बहुत सारी फिर तो मिलना ही शुरू हो गया राइटिंग्स, तो हमने उसको ऐतिहासिक नाम दे दिया। पर क्रिश्चियन थॉमसन ने इन तीनों टाइम पीरियड को मेटल के बिहाफ पे डिवाइड कर दिया। अब अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें, प्री हिस्ट्री में आपने लास्ट में मैंने बताया था ताम्र पाषाण काल, कौन सा धातु खोजी गई? कॉपर यानी तांबा। ठीक, आपको पता ही है। आद्य ऐतिहासिक में हमारा कांस्य युगीन सभ्यता था, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो कॉपर के बाद कांसा आया। कांसा क्या होता है? कॉपर और जिंक दोनों को मिला के एक धातु बनी कांसा। कॉपर जिसमें 90% होता है, जिंक 10% होता है और एक नया धातु बन गई कांसा। ठीक, पर इन दोनों धातुओं का प्रॉब्लम क्या था कि बहुत हल्की थी और सब जगह अवेलेबल भी नहीं थी। आज के टाइम पे देखिए, आज के किसके घरों में सारे बर्तन आपको पीतल या तांबा का मिलेगा? सब स्टील ही मिलता है जो कि लोहे का ही एक अयस्क है। अब हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपको ध्यान होगा थोड़ा सा, अभी आगे पढ़ेंगे, तो वैदिक टाइम पीरियड में मनुष्य ने लोहा खोज लिया था और उस लोहे ने तो मनुष्य के विकास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया कि इतिहास ही पूरा बदल गया। तो लोहा धातु की खोज हुई। तो क्रिश्चियन थॉमसन का मानना है कि धातु के आधार पर इतिहास को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन आपका, चूँकि आद्य ऐतिहासिक से बहुत पूछा जाता है, ये आता है कि क्रिश्चियन थॉमसन ने किस काल को कांस्य युगीन सभ्यता कहा है या कांस्य युगीन युग में डाल दिया है? तो वह हमारा आद्य ऐतिहासिक युग। ठीक, एक और इतिहासकार हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इतिहास विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। मतलब अगर हम प्रैक्टिकल लेवल की बात करें तो उनका कहने का मतलब है इतिहास विज्ञान की ही तरह है। पर क्या एक्चुअली विज्ञान हम कह सकते हैं? विज्ञान हम तब विज्ञान क्या है? अच्छा, विज्ञान का किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध और जैसा है उसका वैसा ही अध्ययन, क्रमबद्ध और सिस्टमैटिक रूप से अध्ययन ही विज्ञान होता है जिसमें एक्यूरेसी हो। अब इतिहास को हम विज्ञान कैसे कह सकते हैं? एक इतिहास को हम विज्ञान तब कह सकते हैं जब हम खुद को उसी टाइम पीरियड में ले जाके खड़ा करें और उसको उस तरह से अध्ययन करें कि हम उसी टाइम पीरियड में हैं। जैसे अगर हम बात आपसे करें पाषाण काल, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, अरे उसमें तो आपकी खोज हुई थी। नवपाषाण काल में उसमें तो पहिया बना था, उसमें तो हमें खेती का साक्ष्य मिला है। आपके दिमाग में मेहरगढ़, लहुरा देव, सारी चीज़ें धीरे धीरे आने लगेंगी। ठीक, तो इतिहास हमारे लिए तब विज्ञान बन जाएगा जब हमको उसका पिछला, आने वाला और क्या है इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। जैसे हम आपसे नाम ले लें समुद्रगुप्त, तो आपको याद नहीं है पहले समुद्रगुप्त के पहले क्या था, उसके बाद में क्या था, तो इतिहास आपके लिए एक पहेली ही रहेगा। लेकिन अगर हम अपना इंटरेस्ट उसमें डालेंगे या खुद को उस टाइम पीरियड में ले जाके खड़ा करेंगे, जब हम मौर्य पीरियड पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, गुप्त पीरियड पढ़ेंगे और उस टाइम पीरियड में खुद को ले जाएंगे और सोचेंगे अगर हम वहाँ होते उस टाइम है तो इतिहास क्या होता, उस इतिहास में हम क्या क्या चीज़ें हमें देखने को, सुनने को, जानने को मिलती। तो इतिहास आपके लिए विज्ञान ही बन जाएगा और इतिहास आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग बनेगा। मुझे नहीं लगता शायद इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके लिए कुछ रहे। तो ये जो स्टेटमेंट है इतिहास विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा ना कम, ये स्टेटमेंट दिया है प्यूरी ने। अब इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। प्यूरी मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा, प्योर मतलब प्योरिटी, इक्यूरेसी, तो इक्यूरेसी साइंस में होती है। और दूसरा, आप एक साइंस में आपने मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, जो उनका पूरा फैमिली ही नोबेल विनर था। तो मैडम क्यूरी से आप प्यूरी पे अगर आएंगे, चूँकि इतिहास को विज्ञान से कंपेयर किया गया है, तो जैसे कि विज्ञान में क्यूरी है उसी तरह से इतिहास में प्यूरी। तो प्यूरी ने यह स्टेटमेंट दिया है कि इतिहास विज्ञान है, न उससे ज़्यादा न उससे कम। और मैं भी यही मानती हूँ कि इतिहास को पढ़ने का या जानने का, उसमें इंटरेस्ट
लाने का यही तरीका है, या कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसमें एक बार अपने आप को ले जाके अज्यूम करिए, इमेजिन करिए और उस टाइम पीरियड की चीज़ों को जानने की कोशिश करिए। और यकीन मानिए, इतिहास आपके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आद्य ऐतिहासिक पढ़ेंगे, जिसमें कांस्य युग हमारा आ जाएगा और इंडस वैली सिविलाइजेशन हम स्टार्ट कर देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।